हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको रन करा के हमने देखा। मतलब कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इन एंगुलर हमने क्रिएट करके रन करा के कुछ चेंज करके प्रैक्टिकल करके भी देखा हमने। ठीक है। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम इसमें ये देखेंगे कि जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझ में नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल और फोल्डर क्रिएट होकर आया है किसका क्या यूज है, कौन सा फाइल हमें कहाँ पर रखना चाहिए, क्या चीज़ हमें कहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, किसका लिंकअप कहाँ से है, ये सब कुछ अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, जो कि इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, एक एक फाइल और फोल्डर का मतलब हम देखेंगे कि किसका कनेक्शन कहाँ से है और कौन सा फाइल का कितना इम्पोर्टेंस है, किस में हम क्या चेंज कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, किस फोल्डर में हमें क्या रखना चाहिए। एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। एंगुलर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, एंगुलर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है। हम आपको डायरेक्टली वीएस कोड में लेकर चलेंगे, जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाया था पिछले वीडियो में। वहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारा फाइल और फोल्डर क्रिएट होकर आया था। उसको हमने बस आपको दिखाया नहीं था, समझाया नहीं था कि कौन सा फाइल का क्या मतलब होता है। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो वी नो दैट लॉट्स ऑफ फाइल एंड फोल्डर आर जनरेटेड व्हेनेवर वी क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट इन एंगुलर। आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देख रखा है कि बहुत सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट होते हैं। When we open the Angular 14 project in editor, we find different configuration folders and files। ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम ओपन करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को अगेन स्क्रीन पर भी सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी दिखाऊंगा। सारा थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसका क्या मतलब होता है, लेकिन इसको बेहतर ये है कि मैं आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लिए चलूँ और प्रोजेक्ट में समझाऊँ कि किस फाइल और फोल्डर का क्या मतलब है, तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ वीएस कोड में, जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट ओपन किया था। तो ये है हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट। मतलब कि जो पिछले वीडियो में हमने क्रिएट करना सीखा था, माई एंगुलर ऐप नेम से हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वही प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट हुए हैं, उसका क्या मतलब है। देखिए, ये सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट हुए हैं। सबसे ऊपर जो दिख रहा है डॉट एंगुलर, देखिए ये फाइल ये फोल्डर क्रिएट होके नहीं आता है। ठीक है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप उस फोल्डर में जाकर देखिएगा तो वहाँ पर फोल्डर नहीं मिलेगा। जब उस प्रोजेक्ट को रन करा लेंगे, वीएस कोड में ओपन करने के बाद रन करा लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये फोल्डर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये कैसे मेंटेन करने के लिए जनरेट होता है। ये फोल्डर एंगुलर 13 से जनरेट होने लगा है, उससे पहले ये फोल्डर नहीं बनता था। ये याद रखिएगा, ये कैसे के लिए बनने लगा है 14.0.5, मतलब कि ये एंगुलर का वर्जन दिखा रहा है। ठीक है। और मतलब एंगुलर 14 का ये फोल्डर है। एंगुलर 13 से पहले ये फोल्डर क्रिएट नहीं होता था। ठीक है। ये प्रोजेक्ट अभी भी प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में क्रिएट नहीं होता है। जब इसको आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीट करेंगे फिर अगेन अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, सर्व करेंगे, तो अगेन ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा कैसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है। हालांकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जनरेट होता है, प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में जनरेट नहीं होता है। इसका आपको यूज भी नहीं है। मतलब अगर आपको कैसे वगैरह का यूज है किसी प्रोजेक्ट में, आपको कहीं भी डिपेंडेंसी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अगला वीएस कोड, वीएस कोड से रिलेटेड फोल्डर है। इसका भी नीड आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। वीएस कोड में जो अपने प्रोजेक्ट ओपन किया है तो उसके लिए वीएस कोड डॉट वीएस कोड एक्सटेंशन है। इसमें आकर देखेंगे तो जिसके एक्सटेंशन डॉट जेएस, लॉन्च डॉट जेएस, मतलब वीएस कोड से रिलेटेड फोल्डर जनरेट होकर आता है। ठीक है। ये भी हमारे प्रोजेक्ट पर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है। जो डिपेंडेंसी है वो सारे फोल्डर यहाँ से और फाइल से यहाँ से क्रिएट होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। पहला फोल्डर है आपका नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर जो आपके सारे पैकेजेज को कंटेन कर रखता है। आप बोल सकते हैं कि नोड मॉड्यूल एक कंटेनर है जहां पर सारे पैकेजेज के फोल्डर अवेलेबल होते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एनपीएम क्या करता है कि बहुत सारा पैकेजेज इंस्टॉल करता है आपके प्रोजेक्ट लेवल पर, मतलब प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होता है, ना कि आपके लैपटॉप में।
प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देता है और उन सारे पैकेजेज के फोल्डर नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर डालता है। नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी नोड का जो पैकेज मैनेजर है npm वही क्रिएट करके आपको देता है, उसके अंदर सारे पैकेजेज को डाल देता है, पैकेजेज के फोल्डर को। और इसका रेफरेंस कहाँ पर देता है, पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल, यहाँ पर सारे पैकेजेज का रेफरेंस आपको मिल जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैं आपको सेपरेट अगले वीडियो में समझाऊंगा, पैकेज log.json फाइल और पैकेज.json फाइल के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है एज ए डेवलपर और इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो दूंगा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी फिलहाल समझिए कि नोड मॉड्यूल क्या है, जिसके अंदर जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज इंस्टॉल होते हैं उसका फोल्डर होता है। जैसे एक्सपेंड करके देखेंगे तो कि इतने सारे पैकेजेज इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है, इतने सारे पैकेजेज इंस्टॉल हुए हैं और इन सारे पैकेजेज के फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये फोल्डर बहुत ही हेवी होता है। इन सारे पैकेजेज का रेफरेंस आपको मिलेगा पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उठता है कि दो दो फाइल के अंदर क्यों अवेलेबल है दोनों का रेफरेंस, तो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला वीडियो और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल कंटेनर है, ये बहुत हेवी फोल्डर है। इसके अलावा अगर कोई आप थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करते हैं आपके अपने प्रोजेक्ट में, अगर आपको ऐसा जरूरत होगा कि हमें प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यूज करना है, जेक्वे यूज करना है, तो उसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm के थ्रू। तो जैसे ही आप npm के थ्रू उन सारे पैकेजेज को इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी फोल्डर नोड मॉड्यूल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसका फोल्डर बन जाएगा और फोल्डर बनने के बाद उसका रेफरेंस भी पैकेज.json फाइल में बन जाएगा। ये मैं पैकेज इंस्टॉल करके और उसका रेफरेंस वगैरह सब कुछ मैं अगले वीडियो में बिल्कुल ही डिटेली दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल उन सारे पैकेजेस के रेफरेंस को मैनेज करता है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नोड मॉड्यूल जो है एक कंटेनर है और सारे पैकेजेस को मेंटेन करके रखता है, उस सारे पैकेजेस के फोल्डर को रखता है। ये बहुत हेवी फोल्डर होता है। आप इसको डिलीट करके भी किसी, मान लीजिए किसी को हमें प्रोजेक्ट शेयर करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और किस प्रोजेक्ट को मुझे अपने किसी फ्रेंड को देना है कि लो इसको चला कर देखो, तो अगर इसको हमें गूगल ड्राइव के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू शेयर करना है तो बहुत ही हेवी फोल्डर होता है, क्योंकि इतने सारे पैकेजेज आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करते करते आप थक जाएंगे। देखिए कितना फाइल है, कितना फोल्डर है, तो बहुत हेवी होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो बचा हुआ फाइल और फोल्डर है जो भी बहुत कम साइज में आता है उसको हम गूगल ड्राइव के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू शेयर कर देते हैं। बस उनको बोलते हैं कि अपने VS कोड में इसको ओपन कर लेना और बस आपको यहाँ पर चलाना होगा कमांड npm install, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर से सारे पैकेजेज इंस्टॉल हो जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में जहाँ पर आप देंगे अपने फ्रेंड को, और फिर से नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर सारे पैकेज के फोल्डर मिल जाएंगे। बस उस प्रोजेक्ट के अंदर ये दोनों फाइल होना चाहिए, पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल। यहीं से npm पिक कर लेगा कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन कौन सा पैकेज का फोल्डर हमें बनाना है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल फाइल के फोल्डर को डिलीट कर दीजिएगा और इन दोनों फाइल को जरूर रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर npm इंस्टॉल चलाइएगा तो देखिएगा फिर से नोड मॉड्यूल का फाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अगला, इसके बाद अगला फोल्डर है src, जिसे हम बोलते हैं सोर्स फोल्डर। सोर्स कहने का मतलब कि इसी के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड होता है, मतलब जो भी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर डिपेंड है वो है src फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। src फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो एक फोल्डर मिलेगा आपको ऐप नेम से, ठीक है। ऐप नेम का फोल्डर जो है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन का फोल्डर, ठीक है। एप्लीकेशन का फोल्डर कहने का मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट, पाइप, सर्विस, मॉड्यूल, जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे इस ऐप फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होगा, इतना याद रखिएगा। तो इसके अंदर जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो app.module.ts फाइल अपने आप क्रिएट होकर आता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक मॉड्यूल का फाइल होना चाहिए। तो ये रूट मॉड्यूल का फाइल अपने आप इसके अंदर क्रिएट होकर आया हुआ है, कंपोनेंट क्रिएट होकर आया हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट जब भी कोई क्रिएट करते हैं उसके अंदर 4 फाइल क्रिएट होता है, तो चारों फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था, जैसे आपको मैंने दिखाया था, कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे तो आप पूछा था कुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो वहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट कर लिया था, येस।
तो ये ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल भी क्रिएट होकर आ गया है, जो राउटिंग के लिए यूज होता है, जो आगे हम आपको राउटिंग के वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में समझाएंगे, एक एक लाइन का मतलब आपको बताएंगे कि किसका क्या काम है और इसका कहाँ से कनेक्शन है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल किसके लिए होता है, राउटिंग के लिए, जो क्रिएट होकर आया है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में हमने आंसर वाई दिया था। अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा, वहाँ पर इन क्लिक कर दीजिएगा, इन टाइप करके इंटर हिट कीजिएगा, तो ये फाइल क्रिएट होके नहीं आएगा। ठीक है, ये राउटिंग के लिए होता है जब हमें पेज नेविगेशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये 4 कंपोनेंट का फाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक कंपोनेंट का कंपोनेंट होना चाहिए। तो वही कंपोनेंट है जिसे हम रूट कंपोनेंट बोलते हैं। इसका लिंक इस कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कि पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, और एक ये मॉड्यूल का फाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आता है। इसके अंदर क्या क्या है हमने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट के अंदर क्या होता है, प्रोवाइडर्स के अंदर क्या होता है, बूट स्टेप के अंदर क्या होता है। ये बूट स्टेप का क्या मतलब, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो अच्छा सा बना के दूंगा, जिसमें हम ये समझाएंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है एंगुलर एप्लीकेशन का, कैसे बूट करता है, कहाँ से क्या कनेक्शन होता है, बहुत ही डिटेल्स में, जो कि एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला फोल्डर देखिए, एक चीज़ तो क्लियर होगा कि ऐप फोल्डर के अंदर सारे जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड आप कंपोनेंट, सर्विस, पाइप, डायरेक्टिव, जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे इसी ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। एसआरसी फोल्डर के अंदर अगला फोल्डर है एसेट्स। देखिए एसेट्स क्या करता है कि जो भी थर्ड पार्टी आप आइकन, इमेजेज वगैरह रखते हैं तो एसेट फोल्डर के अंदर ही रखना होगा। होता क्या है कि हम जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में, तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कोई क्या किया कि अपने IMG नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर बहुत सारा इमेज रख लिया। कोई क्या कहेगा माई इमेज नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर अपना इमेज रख लिया। ठीक है, तो जब कोई दूसरा या तीसरा कोई बंदा डेवलपर आता है, उसको देखना होता है कि इस फाइल का रेफरेंस कहाँ पर है, तो उसको ढूंढना पड़ता है, फाइल के पाथ के थ्रू उस फोल्डर को ढूंढना पड़ता है, फोल्डर कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि रूट पर कहीं भी वो फोल्डर मिल सकता है, किसी भी नेम से लोग अपना फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, ABC नेम से भी कोई फोल्डर बना दिया और उसमें 10 इमेज रख दिया। ठीक है, तो इसके लिए एंगुलर ने क्या किया कि आपको दे दिया कि एसेट्स नेम का फोल्डर दिया गया और बोला गया कि इसी फोल्डर के अंदर आपको अपना इमेज वगैरह, आइकन वगैरह रखना है। भले आप इस फोल्डर के अंदर अलग अलग नेम से फोल्डर बना लीजिए, लेकिन सारे कलेक्शन यहीं पर इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि अगला फोल्डर जो है इन्वायरमेंट्स। ठीक है, देखिए इन्वायरमेंट्स के अंदर आप जाएंगे कि 2 फाइल आपको मिलेगा। एक है प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट डॉट प्रोड डॉट टी एस, जहाँ पर प्रोडक्शन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और एक इन्वायरमेंट डॉट टी एस है जहाँ पर डेवलपमेंट के लिए होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन फॉल्स किया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। इन्वायरमेंट सेटअप के लिए होता है, जब प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे तो आपको वहाँ पर इसको यूज भी करना होगा कनेक्शन स्टोरी वगैरह डालने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना होता है। जब इसका यूज होगा तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें इसका यूज करना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको बताएंगे। अगला है फेविकॉन.io। आपको पता है कि जो हर प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है, कोई भी एप्लीकेशन आप रन कराते हैं, जैसे sahoshop.com हो गया, जैसे मान लीजिए मैं वेबसाइट ओपन कराता हूँ। देखिए आप यहाँ पर sahoshop.com पर करिए, कोई भी वेबसाइट ओपन करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ओपन होते ही यहाँ पर टाइटल बार में जहाँ पर टाइटल दिख रहा है वहाँ पर एक आइकन दिख रहा है, इसी को फेविकॉन आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर का ये डिफ़ॉल्ट आइकन है, इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आपको अपना भी फेविकॉन रखना है जो टाइटल के साथ दिखाना है, तो आप इसी नेम से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो आपके प्रोजेक्ट का वो आइकन आपके ब्राउज़र के टैब में दिखने लगेगा। ठीक है, अगला है index.html, जो आपके ब्राउज़र पर लोड होता है। ठीक है, यही एक HTML का फाइल है, बाकी सारे कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आगे मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा मैं कि एंगुलर के एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि index.html ही आपके ब्राउज़र में जाता है, हमेशा index.html ही आपके ब्राउज़र में लोडेड रहेगा और इसी HTML के फाइल पर सारे कंपोनेंट लोड होंगे, क्योंकि एंगुलर का एप्लीकेशन में केवल यही एक सिंगल HTML का फाइल होता है। उसके बाद सारे कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट के टेम्पलेट पेज होते हैं। जैसे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ भी HTML का फाइल है, तो ये इस कंपोनेंट का HTML फाइल है, कंपोनेंट का टेम्पलेट फाइल है, न कि इंडिविजुअल कोई HTML का फाइल है। आप इसका रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर HTML फाइल का टेम्पलेट इन्वायरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट होते हैं, यही एक HTML का फाइल होता है और यही आपके ब्राउजर में जाके लोड होता है और इसी index.html पर सारे कंपोनेंट लोड होते हैं। ठीक
ठीक है। तो देखिए जो रूट लेवल का जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है इसका सेलेक्टर क्या है, ऐप रूट, और ऐप रूट यहाँ पर डाला हुआ है। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट हो गया है वही जाके आपके ब्राउजर में लोड हो जाएगा। ठीक है। अगला है main.ts फाइल। ठीक है, देखिए main.ts फाइल ही पहले बूट करता है। ठीक है, main.ts फाइल में ही आपका बूटस्ट्रैप मॉड्यूल का नेम डाला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे तो लिखा हुआ है कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, मतलब कि जो सबसे पहले जो आपका कंपाइलर होगा यहीं पर मेन के पास ही आएगा और यहीं पर उसको मिलेगा बूटस्ट्रैप मॉड्यूल कि कौन सा मॉड्यूल हमें पहले लोड करना है, क्योंकि सबसे पहले मॉड्यूल के पास जाएगा तभी कंपोनेंट लोड करेगा। यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर। तो जो पहले मॉड्यूल के पास हम जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। तो main.ts फाइल में कंपाइलर को मिलेगा कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल कौन सा मॉड्यूल लोड करना है, और ये जो बाय डिफॉल्ट रूट मॉड्यूल क्रिएट हो गया है उसी का नेम डाला हुआ है यहाँ पर। देखिए ऐप मॉड्यूल, और यहाँ पर इसका पाथ मिल गया ऐप के अंदर app.module.ts फाइल। देखिए ऐप मॉड्यूल कहाँ से आ रहा है, ये ऐप मॉड्यूल का नेम है, ऐप मॉड्यूल इसी का नेम वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो main.ts फाइल का मतलब ये आपको समझ में आ गया है। उसके बाद polyfill.ts फाइल और ब्राउजर लिस्ट फाइल, ये दोनों फाइल जो है आपके एप्लीकेशन को ओल्डर ब्राउजर में भी रन कराने के लिए यूज किए जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि एंगुलर के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं जो कि सुपर सेट होता है जावास्क्रिप्ट का। आपने ये देखा होगा कि आप किसी टेक्नोलॉजी में, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी टेक्नोलॉजी में आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो आप ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि हमारा ये कोड आई पर चल रहा है तब मोजिला में नहीं चल रहा है, मोजिला में चल रहा है तो सफारी में नहीं चल रहा है। मतलब कि अलग अलग ब्राउजर पर उसका डिपेंडेंसी हो जाता है, किसी ब्राउजर में चलता है किसी ब्राउजर में नहीं चलता है। एडवांस जावास्क्रिप्ट कोड कोई ब्राउजर सपोर्ट करता है कोई नहीं करता है, लेकिन एंगुलर के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जो कि सुपर सेट होता है। हम एडवांस जावास्क्रिप्ट का भी कोड इसके अंदर लिख लेते हैं, फिर भी एंगुलर में बना हुआ एप्लीकेशन सारे ब्राउजर में चल जाता है। रीजन, क्योंकि इसके पास polyfill.ts फाइल और ब्राउजर लिस्ट फाइल है। ठीक है, एक और भी रीजन है कि जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है उसको कंपाइल करके एंगुलर का जो कंपाइलर होता है, पहले व्यू इंजन कंपाइलर यूज होता था, अब यूज हो रहा है आईवी रेंडरिंग इंजन। ठीक है, तो ये भी टाइप स्क्रिप्ट में लिखे हुए कोड को कंपाइल करके सिंपल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी ब्राउजर है डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट या अदर लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। ब्राउजर दो ही चीज़ समझता है, या तो HTML समझेगा या फिर जावास्क्रिप्ट समझेगा, दो ही चीज़ समझता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप कोड करेंगे उसको कन्वर्ट करके उसका कंपाइलर, उस लैंग्वेज का कंपाइलर कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट और HTML में कन्वर्ट करेगा, तभी ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि एंगुलर आपको दो फाइल देता है, polyfill.ts फाइल और एक ब्राउजर लिस्ट का फाइल। ये दोनों आपके एप्लीकेशन को ओल्डर ब्राउजर में या किसी हर ब्राउजर में रन कराने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देखें सारे कमेंटेड है, लेकिन यहाँ पे एक zone.js फाइल है, एक लाइब्रेरी है, इसी को यहाँ पर इंपोर्ट किया गया, इसी के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फाइल याद रखिएगा कि ब्राउजर को कंपैटिबल बनाने के लिए है, अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट में। अगला फाइल आपका style.css का फाइल। तो हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि style.css का जो फाइल है ग्लोबल फाइल होता है CSS का। इसके अंदर जो भी CSS आप लिखेंगे आपके एंगुलर एप्लीकेशन के इंटायर कंपोनेंट पर, मतलब किसी भी कंपोनेंट, हर कंपोनेंट पर अप्लाई हो जाएगा। जब उसका लोकल CSS नहीं है तो उस पर ये CSS का फाइल अप्लाई हो जाएगा, ग्लोबल CSS का फाइल है। ठीक है, अगला चीज़ कि test.ts फाइल और एक फाइल होगा आपका यहाँ पर karma.config.js फाइल। ये दोनों जो फाइल है टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए जो एक एक फाइल का मतलब आपको समझा रहा हूँ कौन सा फाइल किसके लिए यूज होता है। ये पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में पिक्चराइज होना चाहिए एक अच्छा सा डेवलपर बनने के लिए, और इंटरव्यू भी क्लियर करने के लिए किसी फाइल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि आप एक्सपीरियंस लेवल पर जाएंगे तो इतना लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको ये माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो karma.config.js फाइल और test.ts फाइल ये दोनों टेस्टर यूज करते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए।
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जैस्मिन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। एंगुलर के एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया जाता है? जैस्मिन। तो जैस्मिन फ्रेमवर्क यहाँ पर देखिए डाला हुआ है। ठीक है, अगला चीज है पैकेज डॉट डैश लॉग डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल। ये दोनों फाइल का मतलब मैं आपको एक अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा सेपरेट वीडियो में। जस्ट इसके बाद हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे, उसमें देखिएगा इस दोनों फोल्डर के बारे में बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, यहाँ का मतलब क्या है, एक एक चीज़ मतलब इसी में सारा चीज़ समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं समझा रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट वीडियो दूंगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए, ऊपर से हम टेस्ट के पास देख लिए, ब्राउजर हिस्ट्री देख लिए। एक फाइल है आपका एडिटर कन्फिग फाइल। ठीक है, देखिए एडिटर कन्फिग जो फाइल है टीम वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको कर्मा डॉट कन्फिग डॉट जेएस फाइल के बाद हमने ये दोनों फाइल बताया कि बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने ऊपर के 2-3 फाइल अभी अब देखने हैं कि इन सारे फाइल का मतलब क्या होता है। उसी में आता है आपका एडिटर कन्फिग फाइल। ये टीम वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग भी अपने कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट पर एक टीम में काम करते होंगे, मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर 10 लोग 15 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो कोई किसी पेज पर काम कर रहा है, कोई किसी मॉड्यूल पर काम कर रहा है, तो कोड को यूनिकनेस देने के लिए कुछ रूल डिफाइन किया था, कोडिंग स्टैंडर्ड डिफाइन किया था। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या आर्किटेक्ट लेवल का बंदा क्या करता है कि आपको कोई कोडिंग स्टैंडर्ड का फाइल देता है कि इसी कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने फाइल पर अपने मर्जी से वेरिएबल अपने मर्जी से फंक्शन बना रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि अगर उस कोड को सारे कोड को माइग्रेट किया जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा एक यूनिकनेस नहीं दिखेगा। तो इसलिए कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, उसको फॉलो करना था सारे डेवलपर को। तो एंगुलर ने आपको इसी के अंदर एक एडिटर कन्फिग नेम का फाइल दे दिया है और इसमें कुछ रूल डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें कोई आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या टेक्निकल लीड जो है कुछ रूल डिफाइन कर देगा और इस फाइल पर आपका एक्सेस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए टीम वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, या तो गीट यूज करते हैं, एसवीएन यूज करते हैं, या फिर टीएफएस यूज करते हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट डाला हुआ आता है, वहाँ से आप चेक इन चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल पर आपका एक्सेस नहीं होगा, इसको अपना चेक इन कर सकते हैं ना चेकआउट कर सकते हैं। बस आप का डिपेंडेंसी इस पर हो जाएगा, इसका डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाएगा कि इस रूल्स के अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट, आपका पेज कंपाइल टाइम पर एरर देने रहेगा। तो ये टीम वर्क के लिए दिया गया है कि आपको अलग से कोडिंग स्टैंडर्ड का फाइल नहीं दिया जाएगा, इसी के अंदर हम डिफाइन कर देंगे, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट में एरर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। ठीक है, अगला फाइल है गिट इग्नोर, जिसे आप जीआईटी इग्नोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर उन सारे फाइल और फोल्डर का नेम डाला हुआ है जिसे हमें गीट के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। मतलब कि वो फाइल और फोल्डर जिसको हमें गीट के सर्वर पर रिपोजिटरी में ऐड नहीं करना है, उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो जब हम इसको गिट से कनेक्ट करते हैं तो ये सारे फाइल और फोल्डर वो उस गिट के रिपोजिटरी में ऐड नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगला जो एक मेन फाइल में आता है एंगुलर डॉट जेसॉन फाइल। ठीक है, ये भी एक मेन फाइल है। ठीक है, इस फाइल का नेम एंगुलर 6 में एंगुलर डैश सी एल आई डॉट जेसन था, मतलब एंगुलर डैश सी एल आई डॉट जेसन फाइल इसका नेम था। अगर आप एंगुलर 7 से पहले 6, 5, 4 और 2 में आप देखेंगे तो इस फाइल का नेम वही दिखेगा, एंगुलर डैश सी एल आई। एंगुलर 6 में इसका नेम चेंज कर दिया गया। एंगुलर 6 से पहले इसका नाम एंगुलर डैश सी एल आई डॉट जेसन फाइल था, इसका नेम चेंज करके एंगुलर डॉट जेसन कर दिया गया। कि अगर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पुराना प्रोजेक्ट मिल गया तो एंगुलर डैश सी एल आई मिलता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा फाइल है। ये वही फाइल है, इसका रीनेम कर दिया गया है वर्स 6 में। ठीक है, इसके अंदर ये एक कन्फिगरेशनल फाइल होता है, इसके अंदर सारे जो मेन फाइल और फोल्डर है उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि इंडेक्स कहाँ पर है। देखिए इंडेक्स एसआरसी के अंदर है, मेन कहाँ पर है, पॉलीफिल्स कहाँ पर है, टीएस कन्फिग कहाँ है, एसेट कहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर कुछ रेफरेंस वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, अगला चीज़ की आप थर्ड पार्टी अगर बूट स्ट्रैप यूज करते हैं तो आपको पता है, मैंने बताया कि बूट स्ट्रैप का फोल्डर यहाँ पर नोड मॉड्यूल के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो उसका रेफरेंस है, उस बूट स्ट्रैप को यूज करने के लिए या फिर जेक्यू यूज करना चाहते हैं तो जेक्यू इंस्टॉल करेंगे, उसका भी फोल्डर इसके नोड मॉड्यूल के अंदर बन जाएगा। तो उसका पाथ आपको यहाँ पर अगर बूट स्ट्रैप है या CSS है तो यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर रखना होगा। अगर जावा स्क्रिप्ट है या जेक्वेरी है तो उसका नेम यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर रखेंगे नहीं तब तक आप उस फाइल और फोल्डर को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। आगे मैं यूज करना सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज द बूट स्ट्रैप एंड हाउ टू यूज जेक्वेरी मटेरियल वगैरह, तो आपको मैं यहाँ पर रख के भी दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। अगला चीज़ है
हमने कर्मा के बारे में समझ लिया, पैकेट लॉक और पैकेज डॉटेशन फाइल के बारे में मैंने बोला कि अगले वीडियो में समझाएंगे। एक फाइल है आपका readme.md फाइल। ये एक इंफॉर्मेशनल फाइल होता है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो आपको उसमें एक रीडमी का फाइल होता है। आप उसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसको फॉलो करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल वगैरह कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इन्फॉर्मेशनल फाइल है। आपको बताया गया इसमें कि एनजी साहब लिखेंगे तो रन कर जाएगा इस फाइल URL पर जाकर उसको रन करा के देख लेंगे ब्राउजर में। आप भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 3 जो फाइल दिख रहा है ts config, ये सारे जो फाइल हैं टाइप स्क्रिप्ट के कन्फिग्रेशनल फाइल हैं। ठीक है, tsconfig.app, tsconfig.json, tsconfig.spec.json, ये कन्फिग्रेशनल फाइल है टाइप स्क्रिप्ट का। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक जगह चेंज करना है। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो tsconfig में जाइएगा और यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड ट्रू है, यहाँ पर आप फॉल्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको सीखना है। स्ट्रिक्ट मोड ट्रू रहता है तो एक एक छोटी छोटी गलती को पकड़ेगा, जैसे जो उतना मायने नहीं रखता। जैसे कोई वेरिएबल लेंगे तो उस वेरिएबल को उसी टाइम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर एरर दे देगा कि आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करो। ठीक है, तो उसको भी ये कैच कर लेगा। आप यहाँ पर फॉल्स कर लेंगे तो उस एरर को ये कैच नहीं करेगा, आपको आगे बढ़ने देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको ये करना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि हमने जो भी चीज़ यहाँ पर बताया इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से अगर आपको ये चीज़ नोट करना है कि मैंने क्या बताया इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो वीडियो को रोक रोक के होल्ड करके आप इस इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के बारे में लिख रखा है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं SRC के बारे में लिख रखा है कि SRC के अंदर क्या क्या होता है। इसके बाद हमने लिख रखा है IAP एसेट्स इन्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को रोकिएगा थोड़ा सा, जैसे है अभी रोक लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्राउजर लिस्ट, वेबिकॉन, इंडेक्स, कर्मा.config। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर main.ts फाइल, polyfill.ts फाइल, हर चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है। आप यहाँ से भी जाकर नोट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझा दिया है, वो आपके माइंड में पिक्चराइज हो गया होगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा, तभी आप अच्छे से कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे और एक फाइल और फोल्डर का रेफरेंस समझ पाएंगे किसको कहाँ पर रखना है। सबके बारे में हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है किसका क्या काम है, जो भी मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन सारी चीज़ों का मतलब कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका रेफरेंस कहाँ पर होता है। देखिए सब कुछ हमने लिख रखा है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आपका कोई सजेशन हो तो अभी अपना कमेंट शेयर करिएगा, आपके सजेशन को कंसीडर किया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि ये वही एक ऐसा चैनल है, साहोसॉफ्ट एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि पैकेज लॉक.json फाइल और पैकेज.json फाइल का क्या मतलब होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।